मेरी प्यारी सहेलियों, बहुत टाइम हो गया लेकिन मिलने में थोड़ी देर हो गई। आज पॉजिटिव पेरेंटिंग का पार्ट 1 का ये एपिसोड लेके आई हूँ सिर्फ आपके लिए। हाँ, आप जो कुछ पेरेंट्स बन गए हैं और कुछ थोड़े दिनों में पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी भी है और आपका एक हक भी है। तो ये हक और जिम्मेदारी दोनों आप किस तरह से निभाएंगे, ये सोचने के लिए आपने बहुत समय लगाया, लेकिन अब ये काम करने में आपको मददरूप हो सके ऐसी कुछ टिप्स लेके आई हूँ। सबसे पहले हम पेरेंटिंग के एक एक वर्ड का मतलब सीखेंगे। प्रॉस्परस यानी समृद्ध। एक बच्चा आपके जीवन में आके आपको समृद्ध बनाता है, तो आपको इस समृद्धि को संभालना होगा। जैसे पैसे कमाए नहीं और सिर्फ खर्च करते रहे तो एक दिन हम कंगाल हो जाते हैं। इस तरह भगवान ने हमें देन में ये बच्चा दिया है, तो इसको हमें बड़ा करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है, तभी हम समृद्ध कहला सकेंगे। तो इसे अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छा व्यक्तित्व निखर के आने के लिए हमें क्या करना है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए, मतलब एप्टीट्यूड यानी इंटरेस्ट। ये आपको क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे को बड़ा करना ये ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके लिए हमें तन मन धन हर तरह से उसके ऊपर अपनी निगाह रखनी होगी, अपने आप को उसके अनुरूप बनाना होगा। इंटरेस्ट के साथ साथ हमें इस रिलेशन को, इस संबंध को, माँ बच्चे के साथ का या पिता या बच्चे के रिश्ते को रिस्पेक्ट देना होगा। आप सोचेंगे इस छोटे से बच्चे के साथ क्या रिस्पेक्ट देना, लेकिन हाँ, हम जैसे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं इस तरह बच्चे को नहीं, लेकिन इस बच्चे के साथ के हमारे रिश्ते को रिस्पेक्ट देने की बात है। क्योंकि बगैर रिस्पेक्ट हम न उसकी सुनेंगे न वो बड़ा होके हमारी सुनेगा। इसीलिए इस माँ बेटे के रिश्ते को आपको समझना होगा। ये कैसा रिश्ता है? जैसा जसोदा का कृष्ण के साथ था, जैसा माँ कौशल्या का राम के साथ था, तो हमें भी इस रिश्ते को मजबूत देने के लिए जितना उसका लालन पालन करने के लिए प्यार देना ज़रूरी है, उतना ही इस रिश्ते को मान देना भी ज़रूरी है। और इस मान के साथ उसमें इमोशन होने चाहिए, लागनियाँ होनी चाहिए। क्यों? बिना इमोशन का कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकता, चाहे वो दोस्ती का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट के साथ का हो या फिर बच्चे के साथ का हो। बिना इमोशन का एक प्रोफेशनल रिश्ता कभी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और हमें बच्चों के साथ का हमारा रिश्ता बुढ़ापे तक नहीं, लेकिन हमारी हिंदू परंपरा के इस अनुसार ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है। हमारे मरने के बाद भी वो हमारे लिए कुछ करते हैं, और माँ बाप इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उस बच्चे के सर पे अपना साया, अपना हाथ रखते हैं। तो ये सब कैसे संभव है? अगर हम उनके साथ इमोशनली जुड़े हैं तो। अगर इमोशन नहीं है तो ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हमें इस रिश्ते में इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशन तीनों रखना है, और इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा इमोशन, ज़्यादा रिस्पेक्ट या ज़्यादा इंटरेस्ट करके उन्हें बिगाड़ना भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको बैलेंस करना बहुत मेहनत का काम है। अर्जुन ने 2 पल्ले में पैर रखा और एक मछली की आँख को बीन लिया, लेकिन तब उस पल्ले के नीचे वाले पानी को श्री कृष्ण ने स्थिर कर दिया था। अगर वो पानी हिल जाता तो बैलेंस नहीं रह सकता। इसी जगह यहाँ जैसे कृष्ण और अर्जुन ने मिलके इसको काम को पूरा किया था, यहाँ माँ और बाप दोनों को मिलके इस काम को संपूर्ण करना है। तभी ये गुड पेरेंटिंग, बेस्ट पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग कह सकेंगे। दूसरी बात है नेचुरल, यानी बच्चे हमें जैसे मिले हैं पहले तो उसका स्वीकार करो। सारे बच्चे मन से और शरीर से एक समान नहीं होते, लेकिन कुदरत ने हमें जैसा मिला है पहले उसे स्वीकार करना सीखो। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में बच्चे मिल जाते हैं, तो पहले उसे स्वीकार, क्योंकि उन्हें सुधार और उनमें विकास आप तभी कर पाएंगे जब पहले उन्हें स्वीकार करेंगे। कुछ बच्चों में कुछ कमियां हैं, लेकिन आप उस कमियों को ही टोकते रहेंगे तो उसमें कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले जैसा है वैसा स्वीकार करो, फिर उसमें
सुधार करो। सुधार भी माँ बाप और बच्चा मिल के करो और फिर सुधार के बाद उनका विकास करो। इसीलिए कहते हैं ना कि ये एक का काम नहीं है, ये दो का काम भी नहीं, ये एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर आप जॉइंट में रहते हैं तो उसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब उसमें अपना सहयोग देते हैं और इसीलिए इस बच्चे को बड़ा करने में सब अपने अपने योगदान देते हैं। बच्चा बड़ा होता है, पहले 1-2 महीने का था, 1-2 साल का था, आज ये 5-6 साल का हो गया। लेकिन हम जो 15-20 साल में नहीं जानते थे उतने आज ये 5-6 साल के बच्चे जानते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान जैसे उन्हें गॉड गिफ्ट में ही मिल गया है। तो ये टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ गई है, तो हमें भी ये टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। इन्हें कैसे अच्छे मार्ग में यूज़ कर सके ये जानना होगा, फिर इन्हें बच्चों को देना होगा। नहीं तो ये मोबाइल बच्चे लेके बैठ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि बच्चा बिगड़ गया है, क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं वो आप नहीं जान पाते, क्योंकि आपको इतना नहीं आता है। इसीलिए आपको पहले हर टेक्नोलॉजी नई से नई जितनी भी बाज़ार में आती है सब आपको सीखने का प्रयास करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको सब में 100% निपुण होना है, लेकिन हर चीज़ का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि बच्चे के साथ आप जुड़े रहे। एक बार मैंने देखा था, एक माँ ने उसके बेटे को बोला, बेटा मेरा भी फेसबुक में एक अकाउंट बना दे, इंस्टा में भी अकाउंट बना दे। तो बच्चे ने बोला, तुझे क्या करना है माँ? तो माँ बोली, वैसे तो तू बात करता नहीं है, तो ये सब मेरे पास होगा तो मैं उसके ज़रिए तेरे से बात करती रहूँगी। तो ये कैसा होगा? क्योंकि उस माँ ने पहले ये सब नहीं सीखा था और वो बच्चा उस लाइन में चला गया, तो घर में एक कमरे में बैठ के भी दोनों बात नहीं करते थे। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको किसी चीज़ के नेगेटिव साइड देखने के बजाय वो आपको कैसे पॉजिटिवली इस पेरेंटिंग में हेल्पफुल हो रही है वो देखना है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने स्वीकारा नहीं है कि ये चीज़ में से कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो आप अपने बच्चे को इससे अच्छा कुछ निकाल के नहीं दे सकेंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ रहे। आपको इसके लिए इंटेलिजेंस यानी अपने नॉलेज का और बढ़ावा करना होगा, क्योंकि आपको आपके बच्चे के साथ रहना है। आप देखो कि उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, उसको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उस क्षेत्र का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो वो रोनाल्डो की बात करने बैठेगा और आप उबासियाँ लेंगे, तो वो आपसे इतना टच में नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरेस्ट की बात है तभी वो बात करेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ सीख ले, लेकिन आपके बच्चे को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो टीवी में कौन से गेम शो देखता है, कौन से खेल देखता है, कौन से कार्टून देखता है, वो आपको पता होना चाहिए। एक बार आप अपनी सीरियल छोड़ के उसके साथ बैठ के उसके कार्टून भी देख लिया करो, ताकि पता चले कि वो क्या देखता है। अगर वो उसके लिए सही नहीं है तो आप उसको समझा सकते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको रिमोट दे दिया और आप अपने मोबाइल में अपने सीरियल देखने बैठ गए, तो वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इंटेलिजेंस यानी नॉलेज मतलब दुनिया का नहीं, आपके बच्चे के इंटरेस्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक बात है बच्चों को सिखाने का नैरेटिव, एक कला की तरह आप उसको सिखाओ। क्योंकि हम जब छोटे थे, हमारे पापा हमें साइकिल की आगे की बास्केट पर बिठा के जब बाल मंदिर छोड़ने आते थे, स्कूल छोड़ने आते थे, तो ऐसे अच्छे सिंगिंग के द्वारा हमें वो जो आज आप बोलते हैं ना पलाखे, वो सिखाते थे। हम वहाँ कक्का ABCD सब कुछ गाते गाते गुनगुनाते सीख लेते थे और ये इस तरह से सीखे हैं कि आज भी हमें याद है। तो हम भी बच्चों को इस तरह से सिखाए। ये नहीं कि आप किताब लेके और एक डंडा लेके बैठ गए और उसको सिखा दे। उसकी जिसमें रुचि है, अगर वो ड्रम बजाना जानता है तो टेबल पे उसको गाते गाते गुनगुनाते सिखाओ, क्यों नहीं सीखेगा। आप देखो बच्चे को जितना लेसन याद नहीं रहती है उतनी पोएम याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो सिंगिंग है,
तो उसको जिसमें रस है उस कला के द्वारा अगर आप उसे कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं, कुछ आप मोरल ऑफ द स्टोरी उसको बताना चाहते हैं, लेकिन वो उसको सिर्फ ड्राइंग में रस है, तो आप उसको उसका पिक्चराइजेशन बना के उसको दिखाओ, उसको इस तरह से सिखाओ। मतलब नॉलेज के साथ साथ आर्ट के द्वारा भी आप अपने बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसको कौन से आर्ट में इंटरेस्ट है और आप उस आर्ट के बारे में क्या जानती है और उस आर्ट के द्वारा अपने बच्चे को क्या सिखा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गॉड से मिली हुई इस समृद्धि को इंटरेस्ट के साथ, इमोशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें बढ़ाना है। उसको जैसा है ऐसा स्वीकार करके, सुधार करके उसका विकास करना है। टेक्नोलॉजी, आर्ट, इन सब चीज़ों से हम अपने बच्चे को अपने साथ जोड़े भी रख सकते हैं और दुनिया में उसको आगे बढ़ने में मदद की कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सब स्टेप धीरे धीरे से, बारी बारी से, सही से इस्तेमाल किए हैं, तब आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो 12-13 साल का हो गया तो अब आप उसको बोल सकते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि आपको उसका दिमाग भी पता है, उसके दिल की बात भी पता है और उसकी कैपेबिलिटी भी आप जानते हो कि नहीं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। तो आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सीधे ही आप पहले छोटे से बच्चे थे, बड़े हो गए, अपने आप स्कूल जाते हैं, ये जाते हैं, आप अपना वर्किंग काम करते, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और अब आप बोलते हैं कि आप ये स्ट्रीम पसंद करो, ये स्ट्रीम पसंद करो, तो वो नहीं मानेंगे। आजकल के बच्चे में ये है कि आप उनसे बचपन से जुड़े रहे, तभी उसको मार्गदर्शन दे, और मार्गदर्शन एक गाइडियन के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे नहीं, उसकी दोस्त की तरह उसको समझाओ कि नहीं, ये रिश्ता, ये रास्ता आपके लिए सही है। कोई दोस्त हो या कोई और हो या किसी आगे पढ़ाई का मार्ग हो, दोस्त या रिश्ता भले ही वो पसंद करे, लेकिन आप उसे समझा सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आप उसके दिल, दिमाग और उसकी शक्ति को जानते हैं। ये मेरा पॉजिटिव पेरेंटिंग का पार्ट 1 है, जिसमें आपने सीखा है कि एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो अभी 1-2 साल का है और 10-12 साल का तक होने तक, उसे आपके साथ कैसे रहना है, आपको उसके साथ कैसे रहना है। अगर सिक्के की 2 पहलू है तो आप देखें कि अपना पहलू आप कैसे ठीक करें। अलग तो दोनों होने वाले नहीं हैं। अगर एक पहलू चमचमाता है तो दूसरा अपने आप चमचमा जाएगा। तो आप अपनी तरह से पूरी तैयारी रखें कि आप अपने पेरेंटिंग को पॉजिटिवली ले, अच्छी तरह से ले और बच्चों से अपना रिश्ता और गाढ़ा बनाए। और इसका पार्ट 2 लेके मैं कुछ ही दिन में आ जाऊंगी। तो बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।